शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348668 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के मिडिल पॉइंट बीजेपी भवन के सामने खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इसे जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन के नाम से जाना जाता है एंड आम जनता इसे बीजेपी हाउस, बीजेपी भवन भी कहती है। आज मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में हमने देखा, जब से ये हमारा म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ जहां पर बीजेपी की हार हुई, और फिर अभी 2 दिन पहले जो है जिला अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था, उसमें भी जो है बीजेपी की हार हुई एंड दोनों में जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसके बाद बहुत सारी बातें चल रही थी हमारे द्वीपों में, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो दोनों के पास अकेले बहुमत था नहीं। इनको जो है सहयोगी पार्टियों की जरूरत थी, या तो फिर किसी ने क्रॉस वोटिंग करना था, तभी कोई एक पार्टी जीत सकता था। अगर किसी कांग्रेसी ने क्रॉस वोटिंग किया होता तो बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी से किसी ने क्रॉस वोटिंग की, तभी जाके कांग्रेस इन सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती थी, और हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तभी जाकर जो है बहुत सारी बातें उठने लगी कि इस काउंसलर ने क्रॉस वोटिंग की होगी, उस काउंसलर ने क्रॉस वोटिंग की होगी, इस जिला परिषद मेंबर ने किया होगा, उस जिला परिषद मेंबर ने किया होगा। लेकिन हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने एक एक कार्यकर्ता के ऊपर नजर रखती है। इसके जो ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है, ये बहुत ही एक्टिव रहती है एंड बकायदा जो है प्रत्येक कार्यकर्ता की जो रिपोर्ट है ये हाईकमान नई दिल्ली में बीजेपी के कार्यालय में सबमिट किया जाता है। रिपोर्ट वहां पर जाती है और किसी भी विषय में जो मुख्य निर्णय होता है वो उन्हीं के कार्यालय से, वहीं से लिया जाता है। क्या हम 2024 की भी अगर हम इलेक्शन की बात करें तो अटकलें लगाई जा रही थी कि विष्णुपद राय जी को टिकट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। शायद आप लोगों को याद होगा ये बात। वहीं जब अभी हाल ही में 8-9 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव था, तो कहीं पर भी किसी ने ये बात नहीं कही थी कि अनिल तिवारी जी जीत पाएंगे। यानी कि ये निर्णय जो है यहां से नहीं, हाई कमान से लिया जाता है। इनके बीजेपी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली, वहां से लिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, वहां सबमिट किया जाता है और वहां से निर्णय लिया जाता है कि किसको किस पद पर रखना चाहिए। ये बीजेपी के बारे में हम बहुत पहले से सुनते आए हैं। बहुत ही गंभीरता के साथ वे जो है प्रत्येक निर्णय को लेते हैं। अभी जिस तरीके से अजीजुर रहमान वार्ड नंबर 6 के काउंसलर हैं एंड कई सालों से 2019 से जब उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे, तब से
हम उन्हें जो है पार्टी में बहुत एक्टिवली देखते हैं एंड बीजेपी से ज्यादा हमने उनकी उनकी मूवमेंट, उनकी एक्टिविटीज जो है अटल फाउंडेशन को लेकर ज्यादा देखा है, जिसकी कई बार हमने आप लोगों के समक्ष रिपोर्टिंग भी की है। अभी जैसे 2 नोटिस निकले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी का ही हस्ताक्षर है एंड उसमें जो है अजीजुर रहमान, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, काउंसलर वार्ड नंबर 6 के, उनको और लीलावती जी जो जिला परिषद मेंबर है कैम्बल बे की, इन दोनों को जो है निष्कासित किया गया है, क्योंकि उस लेटर में बकायदा आप देख सकते हो उनको जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाया गया है। इस वजह से उनको जो है तुरंत तत्कालीन निष्कासित किया जाता है। और जब से ये सोशल मीडिया में ये मैसेजेस वायरल हुए हैं, तब से बहुत सारी बातें चल रही है। कोई पक्ष में कह रहा है, कोई विपक्ष में कह रहा है, कोई इनको सही कह रहा है, कोई उनको सही कह रहा है, लेकिन जिनका उसमें हस्ताक्षर है सीधे हम उन्हीं के पास जाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी। हमने उनसे समय मांगा है और उन्होंने हमें आमंत्रण भी दिया है कि हम उनसे इस वक्त आकर मिलें, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो चलिए अभी हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे इस मामले में जुड़ी सीधी बातें करते हैं। कुछ सवाल जवाब है जो हम उन्हीं से करते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं अनिल तिवारी जी, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम उनके समक्ष आए एंड जो भी बातचीत है उन्हीं से डायरेक्टली जाने। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सर, निजनमान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यामीन जी, आपका बहुत ही अच्छा चैनल है और आप बहुत शुद्ध हिंदी में और जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी तारीफ के लिए। लेकिन मैं भी ये कहना चाहूंगा कि एक तरह से मेरे प्रेरणा आप भी है। आपकी हिंदी, आपकी जो शब्दों का चयन है, जिस तरीके से आप रखते हो, इससे मैं हमेशा से प्रभावित रहा हूं और मैंने आपको ये बताया भी है। आपने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच। मुद्दे पे अगर हम वापस आए तो सबसे पहले हम अनिल तिवारी जी से ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा कि अजीजुर रहमान जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर हैं एंड साथ में बीजेपी के काफी लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं, 2019 से अब उनको जो है अचानक निष्कासित किया गया है उनके पद से। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें अनिल जी। जय हिंद। सर, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अजीजुर रहमान जी से हमारे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और वो अच्छे इंसान हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर में ये सब नहीं देखा जाता है। पार्टी में कुछ काम ऐसे जो पार्टी के खिलाफ होते हैं उस पर एक्शन लिए जाते हैं और ये कोई अकेले प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय नहीं होता है। हमारी डिसीजन एक्शन कमेटी है, उसमें चर्चा होती है, वो चर्चा हमसे फिर करती है, कार्यकर्ता के सोर्सेस होते हैं, फिर हमारा हाईकमान से भी निर्णय लिए जाते हैं। तो ये कोई मेरा नहीं है। और अजीजुर रहमान जी के लिए आप पूछिए, मेरा उनसे लगभग 2010 से परिचय है, 2010 से। वो अच्छे इंसान है, मैं कभी उनको खराब इंसान बताया नहीं है और हमारा तो कभी उनसे खिलाफ में कभी कोई बात नहीं बोला है, कभी हमारा आपस में हॉट टॉक भी नहीं हुआ है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में ये आरोप लगते थे कि भाई हम जो है सांप्रदायिक पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो जब वो भाजपा ज्वाइन किए थे तो शादीपुर में मेरा एक भाषण हो रहा था बहुत अच्छा। उसी समय में अजीजुर रहमान जी उस मंच में आके बैठे थे भाषण देने के लिए। तो मैंने यही कहा था कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी होती तो हमारे मंच पर आज अजीजुर रहमान जी नहीं बैठे हुए होते। हम माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। और आपके पार्टी में क्या मुस्लिम कार्यकर्ता भी है? अरे साहब, एक नहीं है हमारा। देखिए, फाउंडर मेंबर है अब्दुल बारेक जी है, बुनियादाबाद का जवाहर जी है, हमारा आरिफ जी है, बहुत है, मोहद्दीन है। एक कार्यकर्ता नहीं है, 30-40 कार्यकर्ता हमारे पास में मुस्लिम ऐसे हैं जो कि जान देते हैं पार्टी के लिए। माइनॉरिटी में ईसाई लोग हैं। आज बताइए, ऐसा होता तो मैंने खुद अपने हाथों से माइनॉरिटी मोर्चा का रचना की है। हसन अली जी है, आप देखिए हमारा चुनाव लड़ा है हसन अली जी, और आज भी हसन अली जी से हमारा संबंध है। और हमारा अजीजुर रहमान जी से कोई वो नहीं है हमारा। तो आप किसी से भी पूछिए और एक आदमी अगर कोई बता दे कि मैंने उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट कभी दिया है, वो भी बता दे। तो हम लोग, देखिए सर, हम लोग अंडमान निकोबार में आए, हमारे पास कुछ नहीं था। ये अंडमान निकोबार सही मायने में देखा जाए तो गंगा सागर है, पवित्र है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू ऐसे मिलके रहते हैं। मैंने तो देखा है दुर्गा पूजा में मुस्लिम भाई लोग कितना उत्सव के साथ में साथ देते हैं।
हम ईद में हम लोग कितना बढ़िया से यहाँ जाते हैं, हिंदू मुस्लिमों में शादियां होती हैं, इतनी पवित्रता पूरे देश में कहीं नहीं है जितनी हमारे अंडमान निकोबार में। और मैंने जब से अंडमान में आया हूँ मैंने एक भी सांप्रदायिक दंगा यहाँ नहीं देखा। तो ये तो स्वर्ग है हमारा अंडमान निकोबार। और अगर भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग सांप्रदायिक हैं, माइनॉरिटी के विरोधी हैं, देखिए अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति कौन बनाया? कांग्रेस तो नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी जी ने बनाया। ऐसा नहीं है। देखिए आज मैं भी कोई एंटी पार्टी में काम जाऊंगा या कुछ होगा तो मेरे ऊपर भी एक्शन होगा। अनिल जी, ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मॉनिटरिंग कौन करता है कि पार्टी विरोधी गतिविधि पे वे लिप्त थे या उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया है जो पार्टी विरोधी था? ये मॉनिटरिंग यहाँ कोई ऑब्जर्विंग कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी है या स्टेट आप लोगों के हाईकमान में होती है? हमारी हाईकमान भी है, हमारा हाईकमान में भी। और देखिए आजकल हर पार्टी में जितनी भी नेशनल पार्टी हैं सब में आजकल एक थर्ड पार्टियां भी है, वो भी अपना रिसर्च करते हैं किसने क्या किया है। और हमारी तो डिसीजन एक्शन कमेटी है। आपने देखे होंगे कि बहुत लेटरों में मेरे साइन रहते हैं, लेकिन मेरे साइन वो केवल लास्ट मोमेंट में आते हैं। हमारी डिसीजन एक्शन कमेटी है, उसके चेयरमैन शेर सिंह जी है, उसमें बहुत मेंबर है, वो डिस्कस करते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, सब निर्णय तब लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए एक कार्यकर्ता खोना किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही कठिन होता है। जैसे अपने बच्चे को पालता है कोई, वैसे ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पालती है। एक कार्यकर्ता को जाना, समझ लीजिए हमारा वो स्थान भरने के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो हमारा किसी संप्रदाय के लिए, किसी के लिए हमारा कैसा कोई द्वेष भाव नहीं है। और हमारा आज भी हमारा अजीजुर रहमान जी से हमारा कोई मनभेद नहीं है। मतभेद है, हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है हमारा। हमारा को कितना उन्होंने अपने कार्यक्रमों में बुलाया, आपने देखा होगा। एक दो कार्यक्रम में तो आप भी थे, मैं बढ़ चढ़ के उनके कार्यक्रमों में गया, हर जगह में उनका मैंने तारीफ किया। ऐसा नहीं होता। और देखिए कल हमने अपना एक, वो तो हमारी हिंदू महिला है जिला परिषद मेंबर कैमलवे की, ऐसा होता तो माइनॉरिटी नहीं है तो। लेकिन पार्टी में लीलावती जी जो है, तो आप बताइए पार्टी में कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं पार्टी की जो सोर्सेस बताए नहीं जाते। तो क्या ये जो दोनों आपके कार्यकर्ताओं का जो निष्कासन हुआ है, अजीजुर रहमान जी का एंड लीलावती जी जो कैंपबेल बे की जिला परिषद मेंबर है, ये जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जिला अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें क्रॉस वोटिंग के वजह से, एंड जो म्युनिसिपल का इलेक्शन हुआ था उसमें क्रॉस वोटिंग की वजह से, क्या उसके बाद ये निर्णय लिया गया? नहीं, उसमें पत्र में लिखा है क्यों निकाला गया, पत्र में क्लियर लिखा गया है, वो विशेष में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारी तो शुभकामनाएं दोनों के लिए, सामाजिक लाइफ में रहे। और पार्टी में तो देखिए अभी हमारी श्रीमती अजूर रहमान जी ने हमको त्याग पत्र दे के गई, हमारी पार्टी में थी, हमारी सीनियर वाइस चेयरपर्सन थी। तो राजनीति में चलता है। देखिए राजनीति में क्या होता है यमीन जी, आप देखिए आज हमारे हेमंत बिश्व शर्मा किसी जमाने में तेज तर्रार नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, आज शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी की जान होते थे, आज दोनों हमारे मुख्यमंत्री हैं। और राजनीति में कोई लंबा दुश्मन और कोई लंबा दोस्त होता नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं। और देखिए मैं थोड़ा पार्टी को साफ सुथरी तरह से, संगठन अच्छा हो और जनता का काम हो। आपने देखा होगा मुझे 10 महीना एक अध्यक्ष बन के हुआ, पार्टी का रिनोवेशन भी हो रहा है, संगठन भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है। बिजली की समस्या का समाधान आपने मुझे उस दिन तारीफ की, कितना जल्दी आपने जो करा के दिया। मैं पानी के पीछे भी लगा हुआ हूं। मैं चाहता हूं मेरे 3 साल के टेन्योर में जनता के लिए, मैं तो अभी देखिए हमारा लोकल बच्चों को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। मैंने 11 पॉइंट के एजेंडा में अमित शाह जी को लिखा है। और मैं यमीन जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी अंडमान की जनता का साथ रहा तो मैं जरूर मैं कामयाब होऊंगा कि हमारे यहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट बने, जैसे पहले हमारा लोकल सर्टिफिकेट चलता था। उस आधार पर कम से कम जो 12 साल बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। तो मान के चलूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। और दूसरे नंबर आज मैं माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात बताता हूँ आपको। हमारे एक रिंकू रिजवान जी है, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, आप जानते होंगे साउथ में। उनके पिताजी आरसीएस से रिटायर्ड हुए हैं, बहुत वरिष्ठ नागरिक है, मुस्लिम परिवार में डिगलीपुर में रहते हैं। मैं उनका फैन हूँ, उनके काम करने की स्टाइल से। इससे मैं जब बना तो थोड़ी दिन बाद दिवाली आई, दीपावली आई, तो मैं उनके हस्बैंड वाइफ दोनों रिजवान जी एंड मिसेज रिजवान जी का पैर छू के, उनको शॉल उड़ा के, उनका आशीर्वाद लेके, उनको मिठाई का डिब्बा दे के आया। आज बताइए मेरे मन में अगर ये होता कि मैं माइनॉरिटी को पसंद नहीं करता तो मैं उनके घर में क्यों जाता। और मेरा उसके बाद में कोई वो नहीं है कि भाई मेरा कोई वोट बैंक है, वो कि मेरा ये है। केवल मैं उनको एक सम्मान, एक मुस्लिम नहीं है, कम से कम बुजुर्ग जिनकी 70 साल से आयु ज्यादा है, क्योंकि मैं 1987 में आया तो मेरी 20-22 साल उम्र थी। उस समय में मेरे कम से कम नहीं तो 15-20 मुस्लिम लोगों से परिचय हुआ, यूथ लोगों से। उनके पेरेंट्स आज 70, 80, 90 साल में पहुंच गए। मैं आज भी आशीर्वाद लेने जाता हूं उनसे। एक सौदागर जी थे साउथ पॉइंट में, मैं उनको नाश्ता कराता था,
मैं उनको खाना खिलाता था। क्यों? कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेनानी थे। और मेरे हेडो में एक हनीफा दोस्त है, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मम्मी का स्वर्गवास हो गया, वो टीचर है सर्व शिक्षा में। उनकी पत्नी है जिनका बहन म्युनिसिपल में नौकरी करती है। हमको पता ही नहीं चलता कि मैं मुस्लिम फैमिली में जा रहा हूँ। बुनियादाबाद के अंदर में फुटपाथ में नीचे उतरते घर में पहुंचता हूँ। तो ऐसा नहीं है। और कोई भी अगर एक आरोप लगा दे कि मैंने किसी मुस्लिम भाई के लिए, ईसाई भाई के लिए, या जैन भाई के लिए, बौद्ध भाई के लिए अपने भाषण में कहीं भी कोई कठोर शब्द बोला या कुछ हुआ है, कभी नहीं हो। इसकी पुष्टि तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम आपके द्वारा दिए गए भाषणों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम प्रभावित भी होते हैं आपसे। ये मैं आपके मुंह के ऊपर कहना चाहूंगा, क्योंकि शब्दों का चयन करना और जिस अंदाज में बोलना जो लोगों को पसंद आए, सुनने में अच्छा लगे, उसका एक जीता जागता उदाहरण है अनिल तिवारी जी। लेकिन अनिल तिवारी जी, वहीं हमने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब से आप जो है अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हो, तब से यहाँ पर एक तरह का जो है तानाशाही चल रहा है, एक जैसे डिक्टेटरशिप हो रहा है कि आप जिसे चाहे उसे रखते हैं, जिसे चाहे आपको किसी भी प्रकार की शिकायत करके हाईकमान से उसे निष्कासित करवा देते हो। इन बातों में कितनी सच्चाई है? अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा यमीन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक आदमी भी मुझे बताओ ऐसा हुआ है? पहला बात। दूसरा बात, मेरे आने के बाद मैंने डिसिप्लिन तो लाया है। किसी भी पार्टी के अंदर में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। जिस पार्टी में डिसिप्लिन होगा, जिस पार्टी में एक अच्छा वातावरण होगा, उस पार्टी के अंदर में अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छे घर की महिलाएं जुड़ेंगी। लेकिन एक पहलू आप ये भी देख रहे होंगे, अगर आप सही में मीडिया के कर्मी हैं, तो आज हमारी पार्टी के अंदर में कार्यक्रम होते हैं, 200-300 लोग ऐसे ही आते हैं और अपने आप आते हैं, और वो कार्यकर्ता मेरे भाई बहन है। ये नहीं है कि लेबर आ रही है कि कुछ आ रहा है, सारे लोग आते हैं, पार्टी में जुड़ भी रहे हैं। मैं आने के बाद में मेरे हाथ से एक भी निष्कासन नहीं हुआ है। ये गलत बात है कि मैं निष्कासन करता हूं, जिसको चाहता हूं रखता हूं। लेकिन एक बात भी मैं बताना चाहता हूं, काम करने वालों को तो जगह देनी पड़ेगी। आज देखिए बंगाल के अंदर में कितने हम लोग, मैं 2011 से तो बहुत वॉच कर रहा हूँ। हमारे 3% वोट था, फिर 16% हुआ, फिर वो आज बढ़ते बढ़ते हम 40 पार कर गए, आज हमारी सरकार बन गई। तो और देखिए, मेरे को तो बहुत दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। आप सबको सरप्राइज हुआ, और मैं तो था ही नहीं दौड़ में तो कई लोग थे। लेकिन जब मुझे संगठन ने बनाया है, तो आप बताइए संगठन ने कुछ सोच के बनाया होगा। अगर मैं संगठन हमारा इतना एक्टिव है पूरा देश के अंदर में कि उनको हर कार्यकर्ता के बारे में सब कुछ पता है। और देखिए मेरा टेस्ट कब होगा? मेरा टेस्ट होगा 2027 के चुनाव में। यामीन जी, आप भी यहीं रहेंगे, अल्लाह ताला हो या भगवान हो या यीशु हो, एक ही है, सब रास्ता एक है। और कोई भी धर्म का जो भगवान है, वो कोई गलत रास्ता चलाना नहीं बताता है, सब में अच्छाइयां हैं। मेरे मन में क्या है, आप बोलते हैं मैं मतलब मुस्लिमों का खिलाफ हूं, नहीं। मैं चाहता हूं आप अपनी मस्जिद 5 बार नमाज पढ़ने जाओ, मुझे भी मंदिर जाने से रोको मत, किसी को इस चर्च में भी जाने से रोको मत। ये हमारा जो ये गुलदस्ता है अंडमान निकोबार का, जो सारे धर्मों का, ये गुलदस्ता ऐसा ही बना रहे। मैं तो ईश्वर से हमेशा वही प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक दो सवाल और रहेगा, मुझे पता है आपने अपना कीमती समय दिया है, आप मीटिंग पे जाने के रेडी हो रहे थे, फिर भी आपने हमें ये मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे लोगों का यह अनुमान है, अभी तक आपने बताया नहीं कि इसकी वजह क्या। आप कह रहे हो कि ये जो है एक क्लोज एनवेलप में उनको बता दिया गया है, उनको किस लिए निष्कासित किया गया है, आम जनता के सामने आप रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं, हम आपकी जो बातें हैं उनके सम्मान करते हैं। लोगों का कहना है कि ये जो है क्रॉस वोटिंग के वजह से हुआ है। अगर ये क्रॉस वोटिंग के वजह से हुआ है अनिल जी, तो चेयरमैन इलेक्शन में चलिए अजीजुर रहमान दोषी पाए गए, जब सीनियर वाइस चेयरपर्सन और जूनियर वाइस चेयरपर्सन, उसमें भी तो कांग्रेस को 15 वोट मिले। अगर दोनों का अगर पार्टी का भाग देखेंगे तो 12 इधर 12 इधर आता है, तो 3 वहां पर गए, तो अजीजुर रहमान के अलावा और 2 होंगे। तो क्या आपके हाई कमान ने उन दोनों को चिन्हित नहीं किया? मैं निश्चित चल रहा है, और जल्दी ही आपका इसका भी एक परिणाम निकलेगा। मैं आपके यहाँ से बोल रहा हूँ, वो जब समय आएगा, जल्दी समय पर पता चलेगा और कार्रवाई होगी। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ये पार्टी छोड़ने वाली किसी को नहीं है। ये पार्टी एक नेशनल पार्टी है, दिल्ली से हैंडल चलती है, नीचे बूथ तक चलती है। 2 कार्यकर्ता पर चल रहा है इंक्वायरी। जिस दिन देखिए, हमारा कहना है किसी के ऊपर अन्याय न हो। कार्यकर्ता हम बहुत जगह तक पहुंच गए वहां भी, क्योंकि हमारा सीनियर वाइस चेयरमैन को 2 वोट और मतलब कम मिला।
क्या कारण है, तो वहां भी चल रहा है। लेकिन कई जगह प्रक्रिया जल्दी क्लियर हो जाता है, कई जगह में टाइम लगता है। लेकिन देखिए एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। यमीन जी देखिए, आदमी स्वतंत्र होता है कि जब लोग खड़े होते हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, टीडीपी के, बहुजन समाज पर, सबके खड़े होते हैं, जनता के सामने में क्लियर ऑप्शन होता है कि आपको किसको चुन के भेजना है, भेजो। चुन के कौन भेजती है? जनता भेजती है। जब जनता का चुना हुआ नुमाइंदा और फिर आके दूसरी पार्टी के हाथों में बिकता है, तो कार्यकर्ता खाना नहीं खाते अपने घर में कि इस आदमी को, आज बताइए हमारे यहाँ म्युनिसिपल गिरा, आज हमारा जिला परिषद गिरा, उन कार्यकर्ताओं की क्या गलती थी जिन्होंने जिला परिषद या काउंसलर को चुन के भेजा? अभी तो कुछ नहीं है। देखिए मेरे ऊपर ये आरोप आ रहा है कि मेरे आने के बाद में हम जिला परिषद हारे हैं और म्युनिसिपल हारे। ये मेरा अगला सवाल था। वैसे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में हमारा म्युनिसिपल में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं इसका आरोप कोई प्रदेश अध्यक्ष पर नहीं लगाऊंगा। क्यों? उन्होंने अपना मेहनत किया, उस समय की टीम ने अपनी बहुत मेहनत की, लेकिन गलती किसने की? चुने हुए प्रतिनिधियों ने की। लेकिन मेरे रहते हुए आज हमने एक जेवीसी लिया, 2 हमने कमेटी ली, हमारी कमेटी भी 2 जीता है। तो अगर मैं फेलियर होता तो 2024 की तरह ही होता। लेकिन आज मैंने कुछ पकड़ा म्युनिसिपल में, चाहे मैंने अपना मेहनत से पकड़ा, चाहे मेरी टीम है उसकी मेहनत ने किया, चाहे मेरे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ने सहायता से हुआ। अभी जिला परिषद में हमारे पास 2024 में उपाध्यक्ष भी नहीं था, अध्यक्ष भी नहीं था, और हम बहुत वोट से हारे थे। लेकिन आज हम अध्यक्ष का चुनाव टाई में जाके हारे हैं, एक लॉटरी में हारे। ये तो किस्मत थी। और 10 वोट हमारा उपाध्यक्ष को मिला है। हमारा जितना मेंबर था, सारे के सारे मेंबर ने हमको वोट दिया, तो मैं वहां कामयाब हुआ। अब देखिए नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का भी 13 तारीख को चुनाव है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। अब उसमें प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश कमेटी क्या करेगी? जनता ने चुन के भेजा, वोट डाल के भेजा। अब वहां जाके कांग्रेस बीजेपी को क्रॉस कर रहा है या बीजेपी कांग्रेस को क्रॉस कर रही है, तो वो तो अपना जमीर बेच रहा है ना, अपने आप को बेच रहे हैं ना, जनता के दिए हुए वोट को बेच रहे हैं ना। तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष का, हाँ एक विषय और आया है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा। तो अभी मेरे बाई इलेक्शन हुए थे मेरे साथ में, तो मैंने सबसे बड़ा चैलेंज, डोलीगंज सीट का, डोलीगंज एंड मायाबंदर जिला परिषद और 4 वार्ड मेंबर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने वार्ड मेंबर थे, जितने हम लोग हमारे पास थे, हमने उसको बराबर मेंटेन किया। बकुल तल्ला में एक वार्ड मेंबर कांग्रेस पार्टी का था, उससे हमने उसको छीना। मैंने नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत ने, सारे कार्यकर्ताओं ने जोर लगाया। तो वहां पर वार्ड मेंबर का जितना चुनाव हुआ, हमने वहां पर कांग्रेस को पीछे छोड़ा एक वार्ड मेंबर में। मायाबंदर में बाई इलेक्शन हुआ जिला परिषद मेंबर का, हमने वो इलेक्शन 960 वोट से हारा था। वो चैलेंज मैंने लिया अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, सारे पदाधिकारियों को, माइनॉरिटी लोग को भी भेजा, क्योंकि माइनॉरिटी एरिया है पूरा। यमीन जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं भरोसा था कि वहां की जनता इतना बड़ा आशीर्वाद देगी। हमारी चंद्रावती जी को, जो 960 वोट से हम लोग हारे थे, आप बताइए वो सीट को 109 वोट से हमारी झोली में डाला। तो हमने कांग्रेस से वहां प्लस किया। डोलीगंज वार्ड में जरूर हमारा नुकसान हुआ, या तो एंटी इनकमेंसी थी 10 साल की या क्या थी, तो हम 124 वोट से हारे। लेकिन हम कांग्रेस से नहीं हारे, हमारे ही पार्टी का एक बागी कैंडिडेट, हमारा ही कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, वो 124 वोट से जीता। तो मिक्स चुनाव रहा वो। और अभी जो 2027 में जो चुनाव आएगा, वो एक किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की परीक्षा होगी। एकदम बिल्कुल, क्योंकि वो पूरे वार्ड एंड पंचायत का होगा, जिसमें आप लोगों की जो काम करने की क्षमता है वो देखी जाएगी एंड कितना सफल होते हैं। छोटी सी बात और बताना, प्लीज आप माइंड ना करें तो। देखिए 2024 में हमने 25,000 से लगभग एमपी का चुनाव जीता। उसके 1 महीना के बाद ही चुनाव हुआ जिला परिषद का, दोनों का, म्युनिसिपल का, हम तीनों हार गए। इसका मतलब क्या, वो अध्यक्ष ने, जिसने, जब वो जो अध्यक्ष थे तो उन्होंने एमपी का चुनाव 25,000 से जिता दिया, तो वो कैसे 1 महीना में तीनों चुनाव हरा देंगे? यही राजनीति है। राजनीति में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। लोगों का, जैसे अनिल जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोगों का, कार्यकर्ताओं का पार्टी में जुड़ना, पार्टी से निष्कासित होना, ये उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन प्रक्रिया भी सबूतों के आधार पर ही होता है। कुछ जानकारियां होती है इनके पास,
तभी जाकर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, जिसे अनिल तिवारी जी ने काफी अच्छे तरीके से साफ किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे एक विफल अध्यक्ष नहीं है, एक सफल अध्यक्ष ही हैं और उसी राह पर वे काम कर रहे हैं। आने वाले 2027 के इलेक्शन में इनकी असली परीक्षा होगी। अभी बस चूंकि इस वक्त के अभी हाल ही में जो हमारा जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और म्युनिसिपल चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, उसमें हार मिलने की वजह से हम इनको नहीं हाँक सकते हैं कि ये उसमें विफल रहे। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी दिया कि 2024 इलेक्शन में बीजेपी काफी अच्छे खासे मतों से यहाँ पर बहुमत लेकर जीती, लेकिन 2 महीने बाद जब यहाँ पर वही जिला परिषद और चेयरमैन इलेक्शन हुआ था, वहां पर फिर क्यों हारी। बहुत सही उदाहरण था। अनिल जी, हम भी कल ये विषय कल से काफी गरमाया हुआ है। अजीजुर रहमान जी, लीलावती जी के जो निष्कासन हुआ है इसको लेकर, तो बहुत लोग हमसे भी संपर्क कर रहे हैं। वे चाह रहे थे कि हम आपसे डायरेक्टली बात करें। एंड कुछ लोगों का ये कहना है कि आप अभी 8-9 महीने पहले आप अध्यक्ष पद पर हो, एंड आपके अध्यक्ष पद के बाद जो इतने सारे इलेक्शंस आप हारे हो, जैसे डॉलीगंज हो गया, अभी ये जिला अध्यक्ष एंड म्युनिसिपल चेयरमैन का, इससे क्या आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपको इस हार की जिम्मेदारी खुद स्वयं लेकर अपने पद को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए, ये हार की जिम्मेदारी से नहीं, कि जनता के जो द्वारा दिया हुआ जनमत है वो होती है हार जीत। ये तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की हार जीत से अध्यक्ष का क्या लेना देना है। अध्यक्ष ने बताया कि हमारा, देखिए, हमने सबसे गरीब अपना कार्यकर्ता करुणानिधि जी, 20 साल पुराना काउंसलर, जो कि एक सामान्य लड़का है, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, ऐसे लड़का को हमने टिकट दिया जो हमारे सारे काउंसलर रोए। किसी पहला कोई अध्यक्ष है जिसने ऐसा सोचा कि ऐसे आदमियों को भी चेयरमैन बनना चाहिए पार्टी के अंदर में? हमने दिया, ठीक है, हार गया एक वोट से, टाई नहीं हुआ। हमारे पास तो पूरा बहुमत नहीं था, 12 थे, लेकिन फिर भी हमको 11 वोट मिला। लेकिन वही जेवीसी में हमको 12 वोट मिला, वही एससीबीसी में 15 वोट मिला। तो इसमें अध्यक्ष कहाँ आता है, इन्वॉल्व होता है? अगर आपकी लीडरशिप पे भी तो बात उठ सकती है। अध्यक्ष से नाराजगी होती तो सभी जगह में 11 वोट मिलना था। तो ये तो कैंडिडेट के ऊपर भी चुनाव होता है। अभी देखिए, मुझे बताइए, जिला परिषद में आपने कहा अगर अध्यक्ष से नाराजगी होती तो दोनों में टाई आना था, उपाध्यक्ष में भी टाई आना था। वहां उपाध्यक्ष जीता है, 10 वोट मिला है, और अध्यक्ष को 9 वोट मिला है। तो फिर मेरी विफलता बताइए। आज ये पत्रकार आप ही बताइए, क्योंकि एक समझदार पत्रकार हैं आप, क्योंकि आप ही बताइए। मेरी परीक्षा होगी 2027 में, और मैंने हम आपकी जुबानी जानना चाहते थे। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो कैलकुलेशन अभी सर ने बताया, इससे पहले कि हम उंगली उठाए किसी के ऊपर में, बहुत अच्छे तरीके से अनिल जी ने इसका जवाब दिया है कि अगर इसमें इनकी लीडरशिप के ऊपर में अगर बात होती तो फिर हर जगह इनकी हार होनी चाहिए थी, मगर हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा है। एक जगह पर इनकी हार हुई है तो दूसरी जगह पर इनकी जीत भी हुई है। तो अगर हार का ठीकरा इनके ऊपर थोपा जा रहा है तो फिर जीत का श्रेय भी तो इनको देना चाहिए। तो जो लोग सवाल उठाते हैं इन चीजों का, उनको जो है आंकलन करना बहुत जरूरी होता है कि वो किन बातों को किस तरीके से समझते हुए बातों को प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। इसी को हम एनालिसिस कहते हैं। एनालाइज करना और फैक्ट्स के बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, ये बहुत जरूरी होता है, इससे पहले कि हम कुछ भी बोले। थैंक यू अनिल तिवारी जी। तो एक और चीज है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है काफी सम्मानित हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उनके कार्यकाल में देश ने कई उपलब्धियां भी हासिल की है। आज भी चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। एंड उन्हीं का एक फाउंडेशन है, अटल फाउंडेशन। तो उसमें जो है स्टेट प्रेसिडेंट है अजीजुर रहमान जी। तो क्या बीजेपी से उनका निष्कासन वहां उनके फाउंडेशन में जो स्टेट प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, वो एक एनजीओ है और एनजीओ में बहुत अच्छा काम हो रहा है अटल फाउंडेशन में यहाँ पे। तो जब तक कोई संस्था में कोई गलत काम नहीं होगा, जब तक कोई संस्था में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा, क्यों हटाया जाएगा? और भाजपा का और अटल फाउंडेशन का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। अटल फाउंडेशन एक प्योर एनजीओ है, इंडिपेंडेंट है, गैर राजनीतिक संगठन जिसको बोलते हैं एनजीओ। वो एक एनजीओ है, वो कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी के शुभ चिंतक हों, जैसे कई लोग मुस्लिमों में आपने देखे होंगे अपने फाउंडेशन बनाते हैं, अपने एनजीओ बनाते हैं, तो अल्लाह के नाम पर या अपने धर्म गुरुओं के नाम पर रखते हैं। ऐसे ईसाइयों में है, ऐसे हिंदुओं में बहुत है। हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी संगठन है, हमारा दीनदयाल जी के नाम पर बहुत बहुत एनजीओ चल रहे हैं, हमारा नानाजी देशमुख जी के नाम पर चल रहे हैं, ऐसे अटल जी के नाम पर चल रहे हैं।
तो वो एक अटल फाउंडेशन और भाजपा एकदम अलग अलग है। भाजपाइयों के लिए अटल जी एक बहुत बड़ा नाम है। अगर भाजपा में रहते हुए किसी को निष्कासित किया जाता है, उसने जो है पार्टी विरोधी कार्य किया हो, तो क्या ऐसा लगता है कि उसे जो है अटल फाउंडेशन जैसे संस्थान का जो है अध्यक्ष रखा जाएगा? क्या उसमें असर, आपको नहीं लगता कि इसमें असर होगा? नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि देखिए फाउंडेशन अलग है, उनका टीम अलग है, उनका सब कुछ अलग है। हमारा मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रक्रिया अलग है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्य पद्धति अलग है, दोनों में बहुत फर्क है। आप चाहें तो इसका जवाब दें, या तो आप ना भी कर सकते हैं, लेकिन हमने भी देखा है कि सोशल मीडिया में जैसे अजीजुर रहमान अभी अपने बयान दे रहे हैं कि वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, साबित करें कि उन्होंने गलती की है, उनकी क्या गलती है, उनको बताया नहीं, कुछ भी बताया नहीं गया, मीटिंग नहीं की गई, बस ऐसे ही उनको जो है निष्कासन का पत्र दे दिया गया, उनको पार्टी से हटा दिया गया। तो क्या इस चैलेंज को आप स्वीकार करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मेरी पार्टी में कभी एक आदमी निर्णय नहीं लेता है। जो जिनके ऊपर में सेक्शन होते हैं, फिर वो इस तरह की बात करते हैं। अब चैलेंज को मैं थोड़ा ही अपने सोर्सेस को बाहर बताऊंगा या मेरी पार्टी बताएगी, फिर सोर्सेस आएंगे कहां से? उनका बोलना अपना ठीक है, उनको भी पॉलिटिकल लाइफ में रहना है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में। हमारा कोई उनसे द्वेष भाव कुछ नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, एक भी व्यक्ति पूरा अंडमान में ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनके खिलाफ कभी एक वर्ड बोला है। वो भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारा कभी हॉट टॉक भी हुआ है। जैसे कभी भी दोस्ती में, पार्टी में कोई लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। इतना साल से 19 से पार्टी में है, मैं तो 90 से पार्टी में हूँ, 19 से लेकर के अभी 26 तक हमारा उनके साथ में कोई एक कहते हैं ना, कोई कड़ी बात भी नहीं हुई है। तो हमारा उनसे व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। आज भी हमारा उनसे मनभेद नहीं है, मतभेद है। ये हमारा बड़प्पन मान लीजिए या हमारा कुछ मान लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं मेरे लिए, ये उनके लिए अपना सोचना है, लेकिन मैं उनके लिए क्या बोल रहा हूँ ये मेरे को अपने संस्कार में देखना है। क्यों किसी को एक इस चीज में मैं बदनाम कर दूं उनको, या मैं उनके लिए कोई गलत बातें बोलूं, तो ये मेरे शोभा नहीं देता। थैंक यू अनिल तिवारी जी, हमारे सारे सवालों का सीधा सीधा जवाब देने के लिए। एंड आई एम श्योर आम जनता भी अब अपना खुद निर्णय ले सकती है। एंड अगर आपके दिलो दिमाग में किसी भी प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उन प्रश्नों को जरूर लिखेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हमें दोबारा समय मिलेगा तो हम अनिल तिवारी जी से फिर समय लेकर आएंगे। अजीजुर रहमान और जिला परिषद मेंबर लीलावती जी, जो कैम्बल बे की निवासी है, इनके निष्कासन का तो ये अनिल तिवारी जी ने एकदम खुले शब्दों में साफ कर दिया है कि ये इनका निजी निर्णय नहीं है, ये पूरी तरीके से जो है पार्टी का निर्णय है। एंड पार्टी ने अगर किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। उनका ये भी कहना है कि अब एक व्यक्ति या महिला जिसको पार्टी से इस तरीके से निष्कासित किया गया, तो डेफिनेटली वे जो है अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो देंगे। तो यहाँ पे तर्क वितर्क आते ही रहेंगे, उठते रहेंगे। एंड अनिल जी का कहना है कि वे जो है पूरी तरीके से अपने काम में केंद्रित है, यहाँ वहां की बातों पे वे ध्यान नहीं देने वाले हैं। हमें समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कभी कोई विषय होता है जहां पर आप चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले एंड उनसे सवाल जवाब करें, तो आप हमें जरूर फोन करके भी बता सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। हम इनसे अनुरोध करके समय मांगेंगे एंड आपके सवालों को जरूर पूछेंगे। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।